जो हुक्म जहांपना। बहुत जल्दी ऐसा आदमी सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 मुहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय। बादशाह अकबर अपने विनोदी स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते थे जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। आपका जो हुक्म जहांपना। मैं बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़े समय और धन की जरूरत होगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल समय और धन लेकर अपने घर चले गए और वहीं अपने घर पर आराम करने लगे। थोड़े धन को उन्होंने दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राज दरबार की ओर लेकर चल दिए। उसे रास्ते में अच्छी तरह समझा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राजदरबार में पहुंचकर ग्वाले ने कुछ न बोलकर केवल इशारों में हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। उसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में ले आया हूं, ना बोलने में ही भलाई है। 103। बादशाह ने ग्वाले से गंभीर स्वर में पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो जो तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दे? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु उसे तो बीरबल ने पहले ही समझा दिया था, इसीलिए उसने 1000 बला टालने वाली कहावत को अपनाया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह प्रश्न के उत्तर देता तो राजा और भी प्रश्न करते जिसमें उसके पकड़े जाने का डर था। बादशाह ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यह तुम किसको पकड़ लाए बीरबल? यह गूंगा भरा तो नहीं? मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए, उनके सामने चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर सब समझ गए और मुस्कराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा कर दिया। शिक्षा। कभी कभी चुप रहना बहुत सी समस्याओं का हल होता है। 33। शहजादे की मित्रता। इन दोनों की मित्रता कैसे टूटे, इस विषय पर एक दिन बादशाह सोच में डूबे हुए थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अकबर बहुत खुश हुए और पास बिठाकर अपनी परेशानी बताई। अकबर बादशाह के एक शहजादे की दिल्ली शहर के एक अमीर साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता हो गई। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ घूमने फिरने में समय बर्बाद करता रहता। अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। साहूकार का लड़का अपना सारा कारोबार छोड़कर रात दिन शहजादे के साथ रहता था, किंतु बादशाह के भय के कारण साहूकार कुछ नहीं कह पाता था। यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो बेवजह ही जान से हाथ धोना पड़ जाता, क्योंकि अकबर बादशाह शहजादे की बात टाल नहीं सकते थे। दूसरी ओर बादशाह अकबर भी शहजादे और साहूकार के लड़के की मित्रता से परेशान थे, क्योंकि शहजादा अपना समय राजकाज व्यवस्था देखने और समझने के बजाय उस लड़के के साथ घूमने में व्यतीत करता रहता था। वे सोचते कि इन दोनों की मित्रता कैसे टूटे। इस विषय पर एक दिन बादशाह सोच में डूबे हुए थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अकबर बहुत खुश हुए और पास बिठाकर अपनी परेशानी बताई। साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए।
मेरे विचार से तुम ही इस काम को चतुराई से करने में सक्षम हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहांपना, आप आदेश दीजिए कि आज शहजादा तथा शाहकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हों। शहजादे की मित्रता। 105। अकबर बादशाह ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें होती रहीं। जब बीरबल देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। बात साफ नहीं थी, इसलिए साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने सबसे खास मित्र से भी तुम इसके बारे में कुछ न बोलना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन तक के लिए स्थगित हो गया। दरबार से निकलने के बाद शहजादे ने अपने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार पुत्र शहजादे को कुछ बता नहीं पाया। आखिर बीरबल की कोई बात वह समझ पाता तो बताता। उसने कह दिया, उन्होंने क्या कहा मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। इससे शहजादे को कुछ शक हुआ। वह बोला, मित्र, आज आपने मुझसे बात छिपाई है, जबकि मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाता हूं। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ अस्पष्ट सा फुसफुसाया जो मुझे समझ नहीं आ पाया। और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है उसे गुप्त रखना। साहूकार मित्र ने शहजादे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। शहजादे ने विचार किया कि उसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं रहा है। शहजादे के दिल में शक पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच। ना बोलने में ही भलाई है, कर्मों पर आधारित है। बादशाह बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए। शिक्षा। संसार में जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। P36। सब बेईमान। ठीक है, तुम हमें यह बात साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत सभी के लिए एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। यह सुनते ही बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आप जीवनदान देने का वादा करें तो सच बात बताऊं। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आपको कितना प्यार करती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो जनता आपकी कितनी आज्ञा मानती है। अकबर, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूं, बादशाह सलामत। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, तुम हमें यह बात सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत सभी के लिए एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ाहे रसोई में रखवा दिए गए हैं, उनमें प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा दूध डाल जाए। सब बेईमान। 111। इस आदेश को सुनकर हर आदमी ने सोचा कि पूरा नगर दूध डालेगा तो बहुत दूध इकट्ठा होगा। जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसमें एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। आथा हर आदमी आता और कड़ाहों में पानी डाल जाता। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए।
उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। इस घटना से अकबर को यह मान लेना पड़ा कि बीरबल को बहुत ज्ञान है और वह अपने तजुर्बे के आधार पर ही उत्तर देता है। बादशाह अकबर को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे 100 सोने के सिक्के दिए गए। शिक्षा। किसी भी देश की प्रजा अपने राजा के प्रति पूरी तरह ईमानदार नहीं होती। राजाओं का शासन भय से चलता है। 37। जिंदगी और नेमत। अचानक बादशाह को मजाक करने की सूझी। वे बोले, बीरबल, देखो वह कुत्ता काली को खा रहा है, और यह कहकर हंसने लगे। बादशाह अकबर खुद अपने राज्य के हालचाल का जायजा लेते रहते थे। इसके लिए वह प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर गए और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वह बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने के कारण से सूखकर काली पड़ गई थी, चबाकर खा रहा था। अचानक बादशाह को मजाक करने की सूझी। वह बोले, बीरबल, देखो वह कुत्ता काली को खा रहा है, और यह कहकर हंसने लगे। क्योंकि काली बीरबल की मां का नाम था। बीरबल समझ गए कि आलमपनाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में उठी क्रोध की इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह उनके लिए वही जिंदगी और वही नेमत है। नेमत चूंकि बादशाह की मां का नाम था, इसलिए बादशाह बीरबल की बात का मतलब तुरंत ही समझ गए। बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा। शिक्षा। दूसरों के साथ ऐसा मजाक न करो जो स्वयं के लिए बुरा लगे। बूढ़े ने पहले तो यह सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी बातों के रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी जा रहे थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके 1000 अशर्फिया जमा की थीं। घर छोड़ने से पहले उनके सामने इन अशर्फियों की सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए उन अशर्फियों को घर में छोड़ना ठीक नहीं था। चोरी का भी डर था। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में लूट, चोरी और जान का खतरा था। नगर में उनका एक घनिष्ठ मित्र रहता था, जिससे जवानी के दिनों से उनकी मित्रता थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने उसी मित्र के यहाँ अशर्फिया रखने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे प्रार्थना की। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी के बारे में डींगे भी मारी। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से उसका मित्र जो भी कर सकता था, उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फिया रख ले, ताकि वे आराम से जा सकें और अशर्फियों की उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फिया युवक मित्र को देकर चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फिया वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे गरीब के पास अशर्फिया कहाँ से आईं? 76। अनोखा न्याय। बढ़े ने पहले तो यही सोचा कि उनका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसके रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। तब बूढ़े ने उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। वही मेरे जीवन भर की पूंजी थी। आप भले आदमी हैं, हमारी पुरानी मित्रता है, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। आपको मेरा धन वापस कर देना चाहिए। बूढ़े की इन बातों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया।
बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से परेशान होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। जब अकबर भी इस मामले को निपटाने की तरकीब न सोच पाए तो उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस समय तुमने अशरफिया अपने मित्र को रखने के लिए दी थी, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। एक आम के पेड़ की जड़ पर हम दोनों बैठे थे। जब मैंने इसे अशरफिया दी, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल बता देना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात से बूढ़े को न्याय की उम्मीद जगी और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशरफिया हड़पने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने अचानक ही युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का रास्ता बहुत कंकरीली पथरीली धरती तथा झाड़ियों से भरा है। ये देर हो जाना स्वाभाविक है। अनोखा न्याय। 77। यह सुनकर बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके ही पास अशरफिया हैं। फिर भी बीरबल अपने काम में चुपचाप लोग रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, मैंने उस पेड़ से आपका नाम लेकर यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी का सवाल है, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े से कहा, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे और अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम लेकर उससे प्रार्थना की, वैसे ही वह यहाँ आ गया और उसने मुझे सारा हाल बता दिया। युवक, जो बूढ़े के जाने से लेकर लौटकर आने तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछने लगा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बीरबल बोले, यह तो निश्चित है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशरफिया ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो मेरे पूछने पर तुम कैसे बता पाते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ और उसका रास्ता जानते थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़? तुमने जरूर अशरफिया ली हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशरफियों का लेना स्वीकार किया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशरफिया बूढ़े को वापस दे दी। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन के विधान के अनुसार दंड दिया। बादशाह भी बीरबल के इस न्याय से संतुष्ट हुए। शिक्षा। चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई गलती कर बैठता है। 21। ईश्वर अच्छे के लिए करता है। बादशाह अकबर दरबारियों से बिछड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। म्यान से तलवार निकालते समय अचानक बादशाह की तलवार से उन्हीं की अंगुली थोड़ी सी कट गई।
बादशाह दर्द से कराहने लगे और बीरबल से खून रोकने के बारे में पूछने लगे। अंगुली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बादशाह को लगा बीरबल उनकी चोट का मजाक बना रहे हैं। बीरबल की इस बात से बादशाह को बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राजदरबार में सारी बात बताते हुए सबकी राय पूछी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की बुराई करने का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया और बादशाह गुस्से में उबल गए। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल, कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सामने उपस्थित हों। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बादशाह के इस आदेश से वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो शाही फरमान लाया था, ईश्वर अच्छे के लिए करता है, 79 अपना पत्र भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, इस बादशाही हुक्म के पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। इसी तरह महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के न होने से बताई। बीरबल की बेटी उनसे ज्यादा होशियार और समझदार थी। वह बोली, पिताजी, इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बताती हूँ। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाए, यह कहकर बीरबल की बेटी ने तरकीब बताई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है। वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। बादशाह अकबर क्रोध में आ गए और स्वयं बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? एक पुरुष के बच्चा कैसे हो सकता है? बीरबल की बेटी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, जैसे शेर दूध दे सकता है वैसे पुरुष के बच्चा भी हो सकता है। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। शिक्षा, किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से सारी बातों पर 26। बीरबल की खिचड़ी। जलती हुई आग से बहुत ऊंचाई पर टंगी हड़िया को देखकर बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे 10,000 स्वर्ण की अशर्फियों का पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात महल के बाहर नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी के इतने ठंडे पानी में खड़े रहे? तुम नदी के ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? आलमपनाह में कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते हुए पानी में खड़ा रहा, धोबी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि दीपक की रोशनी की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह पाए, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। राजा के ऐसे वचन सुनकर धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर उसने सारी बात बताते हुए निराशा भरे स्वर में कहा, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक दूत को उन्हें बुलाने के लिए भेजा।
बीरबल ने न आने का कारण बताकर उसे वापस भेज दिया। दूत ने नाकर बादशाह को सूचना दी, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बीरबल की खिचड़ी। 91। बहुत अधिक समय बीतने पर भी जब बीरबल दरबार में न आए और बार बार दूत से एक ही बात कह देते कि खिचड़ी पकेगी तब आऊंगा, बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह स्वयं देखने के लिए अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 3 लंबे बांसों के ऊपर एक हड़िया में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, लटकी हड़िया में खिचड़ी पक जाएगी, क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे चिराग की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है। हंडिया तो फिर भी आग ये ऊपर लटकी है, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर को बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही बीरबल को भी इनाम दिया। शिक्षा। परेशानी के समय छोटी सी उम्मीद उसे झेलने का साहस दे देती है। 27। सच्चा न्याय। वह पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। वसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने का आदेश दिया। तुरंत ही बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सलाह लेकर प्रजा का न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक चलता रहा। वहां उपस्थित लोगों के मामले निबट चुके थे। तभी एक व्यापारी आया और उसने एक लिखित अर्जी अकबर बादशाह को दी। उन्होंने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञा मिलने पर बीरबल अर्जी पढ़ने लगे। राजा की प्रतिष्ठा का बखान करते हुए अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूं। देश विदेश में घूम घूम कर माल खरीदना और बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों में बंग देश के ढाका नाम के नगर में पहुंचा। मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पर सोने के समान थे। वह इतना सुंदर था कि मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजहंस को आपके महल में रहने योग्य समझकर आपको भेंट देने के लिए मैंने उसको मुहमांगा दाम 1000 रुपये देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में पिंजरे को टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा मेरे कमरे में ही टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मामले की खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राजदरबार में उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सच्चा न्याय। 93। सभी सेवक दरबार में आ गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु कुछ पता नहीं चला। किसी भी नौकर ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से ढंग से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसे यकीन था कि यह काम उसके किसी नौकर ने ही किया है। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय।
बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच्चा न्याय ही किया जाएगा। बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते से पकड़कर फिर ले आए। कुछ देर खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में ले आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब तो पकड़ा गया। अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था।